बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडीपीपी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। उस सिलेबस में जो पहला पार्ट है क्रिमिनल लॉ का, उसमें ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ कोर्ट्स के मतलब क्वेश्चन है। पहले नंबर पे आज हम डिस्कस करेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, और सीक्वेंस वाइज हम लोग रोज़ाना की बेस पे ये सिलेबस जो है ओवरऑल सारा डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अब आज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। क्वेश्चन हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट के ऊपर नोट लिखें। यहाँ पर तीन किस्म की ज्यूरिसडिक्शन डिस्कस की गई है: टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन और पेक्यूनियर ज्यूरिसडिक्शन। अब डिटेल से इनके मतलब बात करते हैं। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सीआरपीसी सेक्शन 177 टू 189। अब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से क्या मुराद है? कोर्ट्स में से रिलेटेड ये ज्यूरिसडिक्शन है। जो पहला पॉइंट है हमारे पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड जो है, वो पहला पॉइंट, ऑफेंस वाज कमिटेड विद इन इट्स लोकल लिमिट्स। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि कोर्ट की प्रिमिसेस के अंदर, आप ये कह सकते हैं जो लिमिट है कोर्ट की, जहाँ तक बाउंड्री लाइन है कोर्ट की, उसके अंदर कोई भी ऑफेंस होगा, वो ऑफेंस जो है वो अंडर दिस कोर्ट होगा। यानी आप उस कोर्ट में उसके मतलब आ सकते हैं, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो आता है, तो वहाँ पे जो उसकी लोकल लिमिट्स है वो उसको डील करेगी कोर्ट। पहले नंबर पे ऑफेंस वाज कमिटेड विद इन इट्स लोकल लिमिट्स। पार्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन जो है, यहाँ पर यह है कि जो पार्टिकुलर कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ऑफेंस का होना लाजमी है, फिर वो कोर्ट उस केस को इंटरटेन करेगी। जी, दूसरा पॉइंट ये है अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। अगर ऑफेंस मुतलका या लोकल लिमिट के अंदर वकूफ़ पज़ीर हुआ है या जुरिस्डिक्शन के अंदर पार्टिकुलर कोर्ट की हुआ है ऑफेंस, तो अक्यूज जो है वो भी अरेस्ट किया जाएगा उस ऑफेंस से रिलेटेड उस लोकल लिमिट के अंदर, क्योंकि जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट की वही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, इससे जो ओवर रूट आ जाते हैं रूल्स, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जनरल जो रूल ये है कि जिस कोर्ट की प्रिमिसेस या लोकल लिमिट के अंदर कोई ऑफेंस होगा, जुर्म होगा, वो मुतलका कोर्ट उसको डील करेगी। ठीक है। और जो अक्यूज़्ड है वो भी अरेस्ट किया जाएगा जो उसके मुतलका एरिया के अंदर ऑफेंस जिसने सरजद किया। तीसरा पॉइंट है ऑफेंस वाज कमिटेड पार्टली इन वन एरिया एंड पार्टली अदर एरिया। बाज़ बात ऐसा होता है कि एक जो ऑफेंस है वो एक ऐसी बाउंड्री लाइन के ऊपर वकूफ़ पज़ीर होता है, कमिटेड होता है ऑफेंस, जहाँ पर दो कोर्ट्स के बॉर्डर लाइंस आपस में मिलती हैं। आप ये कह सकते हैं कि ऑफेंस इज कमिटेड partly in the boundary of one court and other the boundary of one other courts. In other words, you can say that uh, partly offense committed in the boundary line of other one court, and partly committed in the local limit of other court. तो इसमें सवाल ये उठेगा कि अगर ऑफेंस इस तरह एक बॉर्डर लाइन के ऊपर वकूफ़ पज़ीर होता है, जिसमें कुछ पार्ट उसके उधर वकूफ़ पज़ीर हो जाते हैं, कुछ इधर हो जाते हैं, तो फिर किसके कौन सी कोर्ट जो है उसको वो एम्पावर है इसको केस को सुनने की, डील करने की? तो केस जो है दोनों साइड पे जहाँ पे मर्ज़ी दावा दायर किया जा सकता है, या कोर्ट दोनों में से
जो उनसे मर्ज़ी इसको टेकअप कर सकती है। जी, इस तरह हमारे पास जो दूसरी है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। पहला हमने डिस्कस किया टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, अब हम सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के मतलब बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन जो है ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शंस, दिस jurisdiction depends upon the seriousness. Point number one, magisterial court. Minor offenses punishments up to 3 years. जो माइनर किस्म के ऑफेंसेस हैं उनको मजिस्टेरियल कोर्ट्स जो हैं वो डील करेंगी, यानी उन मैटर्स को जो है वो टेकअप करेगा, वो मजिस्टेरियल कोर्ट करेंगे जो माइनर किस्म के हैं। नंबर टू, सेशन कोर्ट्स, जो हीनियस किस्म के ऑफेंसेस हैं लाइक मर्डर, रेप, डिकेटी एट्सेट्रा, वो जो ऑफेंसेस हैं उनको डील करेगी कोर्ट ऑफ सेशन। और स्पेशल कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल और कुछ स्पेशल किस्म की कोर्ट्स हैं लाइक FIA कोर्ट्स, पीका के केसेस को डील करने वाली कोर्ट, ATA एंटी टेररिज्म एक्ट या ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, NAB या एंटी नारकोटिक्स, ये स्पेशल किस्म की कोर्ट्स हैं जो ये स्पेशल केसेस को डील करती हैं। इस तरह ये सब्जेक्ट मैटर जो है इन कोर्ट से रिलेटेड है, मजिस्टेरियल कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ सेशंस और स्पेशल कोर्ट्स। और तीसरे नंबर पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेक्यूनियर ज्यूरिसडिक्शन। पेक्यूनियर ज्यूरिसडिक्शन, जी, सिविल कोर्ट्स हैव पेक्यूनियर लिमिट्स बट क्रिमिनल कोर्ट्स डोंट एक्सेप्ट फॉर फाइन्स इम्पोज्ड बाय मजिस्ट्रेट। इसमें एक चीज़ क्लियरली बताई गई है कि जो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के मतलब बात की जा रही है कि सिविल कोर्ट्स के अंदर एक लिमिट दी होती है। सपोज आपने कोई दावा दायर करना है या कोई जजमेंट के खिलाफ अपील दायर करनी है, ऑर्डर के खिलाफ करनी है, तो वो आपने दायर करनी है मखसूस टाइम में। टाइम पीरियड बताया जाता है 1 माह, किसी केसेस में 1 माह है, किसी में कुछ है, यानी कि इसके बाद टाइम बार्ड हो जाता है। लेकिन वाहद क्रिमिनल कोर्ट्स हैं जिनके अंदर कोई टाइम बार्ड नहीं है, सिर्फ है तो फाइन्स के मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक्सेप्ट फॉर फाइन्स इम्पोज्ड बाय मजिस्ट्रेट, कि उसमें टाइम मेंशन किया जाता है कि इतने टाइम के अंदर ये आप अपना फाइन पे करें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, इस तरह हम लोगों ने एक शॉर्ट वे के साथ ये क्वेश्चन जो हमारे पास था ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स के मतलब डिस्कस किया। इसमें मज़ीद हम इसको बेहतर करेंगे और चीज़ें ऐड करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर फर्दर, तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन हमारा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट का, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिमिनल जो लॉ 1 है हमारा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ADPP का सिलेबस। तो इसमें मैंने ये क्वेश्चंस ये आपके लिए नोट्स वगैरह रेडी किए हैं, वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो इनको आप पढ़ें तो इनसे इस्तेफादा हासिल करें। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है पावर ऑफ पुलिस के मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पावर ऑफ पुलिस के मतलब है वो हम डिस्कस करने लगे। सेक्शन 54, 55, 56 एंड 157, ये 4 सेक्शंस हैं CRPC के जो पावर के मतलब बताते हैं, लिमिट के मतलब बताते हैं, या अथॉरिटी के मतलब बताते हैं कि पुलिस के पास कौन कौन से इख्तियारात हैं, पावर्स हैं। जी,
पावर ऑफ अरेस्ट के मतलब पहले नंबर पे हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मर्डर, थेफ्ट, डकैती एट्सेट्रा, जो हीनियर किस्म के ऑफेंस हैं उनमें पुलिस जो है वो बगैर वारंट के पकड़ सकती है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पुलिस है बगैर वारंट के, विदाउट वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। जी, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस के लिए लाजमी ये होगा कि वो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर ये जो अक्यूज़्ड है उसको पेश करने की मजाज होगी कोर्ट में, मुतलका मजिस्ट्रेट के यहाँ। और इसके मतलब हमारे पास जो क्रॉस रेफरेंस भी कह सकते हैं आप, आर्टिकल 10 जो है वो भी इससे रिलेटेड है, और सीआरपीसी का सेक्शन 61 जो है वो भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि अक्यूज्ड जो अरेस्टेड है उसको विद इन 24 आवर्स यू मस्ट प्रोड्यूस इन पार्टिकुलर रिलेटेड मजिस्ट्रेट। जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 2 है सर्च एंड सीजर। पहली जो अथॉरिटी या पावर आपको बताई गई वो बताई है पावर ऑफ अरेस्ट। मैं थोड़ा सा समरी के तौर पे आप लोगों को वाज़ह करता जाऊं, जो पावर्स हैं पुलिस के पास वो ज़रा फिर इनको एक्सप्लेन करते हैं। पावर ऑफ पुलिस में के पावर ऑफ पुलिस में पहले नंबर पे जो पावर है वो अरेस्ट की पावर है, और दूसरी पावर जो है सर्च एंड सीज, और तीसरी पावर पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये 3 मेन पावर्स हैं, इनको आगे एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। पहली जो पावर है वो तो डिस्कस कर चुका हूं कि विदाउट वारंट कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, नॉन कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट नहीं कर सकती। और तीसरे नंबर पे अक्यूज रेस्ट हो जाता है, उसको 24 घंटे के अंदर लाजमी प्रोड्यूस करेगी मुतलका मजिस्ट्रेट के यहाँ। आर्टिकल 10 भी इसी चीज़ पे जोर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, और सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी भी इसी चीज़ के मतलब जोर देता है। जी, दूसरी जो पावर है वो है सर्च एंड सीजर। सीआरपीसी सेक्शन 94 टू 103 डील करते हैं इनके साथ। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है सर्च एंड सीजर में, सर्च ऑफ प्रीमिसेस विदाउट और विद वारंट। अगर किसी के घर में या किसी के जगह में किसी चीज़ को सर्च करना हो, तलाशी लेनी हो, तो कौन से ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें विदाउट वारंट, और कौन से केसेस ऐसे हैं जिनके विद वारंट सर्च किया जा सकता है, यानी तलाशी ली जा सकती है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ केसेस हैं, जैसे आ, आप ये कह सकते हैं कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें पुलिस जिसमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट वारंट अरेस्ट करती है। इस जो हीनियस किस्म के ऑफेंसेस हैं उनमें पुलिस विदाउट वारंट सर्च एंड सीजर कर सकती है। और इसका मकसद क्या है, कौन सी चीज़ इन्होंने सर्च करनी है और सीज करनी है? सीजर ऑफ द एविडेंस, किसी जगह से या कहीं से तलाशी किसी की लेनी है तो एविडेंस कलेक्ट करने, मेन काम पुलिस का जो है वो एविडेंस को कलेक्ट करना होता है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 3 है सर्च ऑफ पर्सन। अगर पुलिस वालों को किसी की तलाशी लेना मकसूद हो तो मर्द की तलाशी तो मर्द ले सकता है, कांस्टेबल जो मर्द है वो ले सकता है, लेकिन फीमेल अगर है उसकी तलाशी लेना मकसूद है तो उसकी तलाशी सिर्फ फीमेल कांस्टेबल ही ले सकती है या फीमेल पुलिस ऑफिसर ही ले सकती है। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो पावर है पावर टू इन्वेस्टिगेशन है।
CRPC सेक्शन 156 to 168 डील करता है इसके साथ। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जी इन्वेस्टिगेशन किस वक्त स्टार्ट हो जाएगी, पुलिस किस वक्त स्टार्ट कर देगी इन्वेस्टिगेशन। जी पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है एफआईआर का। जो ही एफआईआर होती है 154 के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस में, 154 में एफआईआर होगी, तो 156 के अंदर तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। वो मेन मकसद क्या है इसका तफ्तीश का, इन्वेस्टिगेशन का? कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑन द बिहाफ ऑफ द पुलिस ऑफिसर। जब अक्यूज्ड या कह लें कि नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास वो है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है ये भी। उसी के साथ मेडिकल एग्जामिनेशंस और रिकवरी ऑफ इनक्रीमेटिंग एटम्स। तो ये तो था कुछ पावर्स पुलिस के पास। अब मैं बात करता हूं इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, तरीकाकार क्या है। इसका प्रोसीजर क्या है, इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार क्या है, कैसे पुलिस वाले जो हैं वो किसी अक्यूज से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा, ये अब डिस्कस करने लगे हम लोग इस लेक्चर के अंदर। क्योंकि ये पहला लेक्चर है, सिलेबस से रिलेटेड है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं हकाइक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बगैर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो पढ़ा नहीं जाएगा। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है, क्वेश्चन ये है हमारा। सबसे पहले स्टेप नंबर, मैं मुख्तलिफ स्टेप्स पहले डिस्कस करने लगा हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स अडॉप्ट किए जाएंगे पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में। पहला स्टेप जो है वो है रजिस्ट्रेशन एफ आई आर। पहला स्टेप प्रोसीजर का, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर का जो पहला स्टेप है वो है एफ आई आर। दूसरा स्टेप विजिट टू सीन ऑफ क्राइम या क्राइम सीन, क्राइम सीन पे जाना दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, यानी 161 की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना। चौथा स्टेप अक्यूज को अरेस्ट करना। पांचवा स्टेप मेडिकल एग्जामिनेशन, उसमें जो विक्टिम है क्या हुआ उसके साथ, कौन सा केस है, आया कि उसके मेडिकल की ज़रूरत है, मेडिकल करवाना। और छठा स्टेप रिकवरीज अंडर सेक्शन 165 एंड 103। और सेवन और लास्ट स्टेप जो है प्रिपरेशन ऑफ चालान। जी अब इनको डिटेल से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो स्टेप है हमारे पास वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ आई आर। जी पहला जो स्टेप हमारे पास एफ आई आर है, एफ आई आर इज द एब्रीविएशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मैंडेटरी फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एफ आई आर इज स्टार्टिंग पॉइंट नॉट प्रूफ। स्टेप टू विजिट टू द क्राइम सीन। जो ही क्राइम सीन पे पहुंचना है, जाते ही सबसे पहले पुलिस का काम जो है वो एरिया को सिक्योर करना होता है क्राइम सीन का। और दूसरा पॉइंट वहां पे जब एरिया कवर कर लिया, सिक्योर कर लिया, तो उसके बाद कलेक्टिंग फिजिकल एविडेंस। स्टेप नंबर 3 हमारे पास जो है रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। पुलिस रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, गवाहान की स्टेटमेंट 161 की रिकॉर्ड करेंगे पुलिस वाले। दी स्टेटमेंट आर नॉट साइंड। और जो गवाहान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी 161 की, उनके ऊपर गवाहों के साइन होना लाजमी नहीं है। इसी के बाद स्टेप 4 जो हमारे पास है अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड इफ रिक्वायर्ड। अक्यूज को अरेस्ट किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा विक्टिम का,
कौन कौन से केसेस हैं, फॉर एग्जांपल इंजरीज, रेप, पोस्टमार्टम वगैरह इसमें है मेडिकल एग्जामिनेशन में। जो सेकंड लास्ट स्टेप हमारे पास है रिकवरीज अंडर सेक्शन 165 एंड 103, सर्च कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस। रिकवरी जो है वो आपने अंडर सेक्शन 161, 165 एंड 103 के मुताबिक करनी है। और अगर आपको किसी मोहल्ले, किसी के घर में कोई सर्च करने की ज़रूरत पड़े तो वो कम से कम वहाँ के जो नेटिव लोग हैं 2 से 3 जो हैं उनकी मौजूदगी में आपने सर्च आउट करनी है कोई चीज़, तो गवाहन का होना लाजमी है। इसी के बाद फाइनल हमारे पास लास्ट स्टेप जो है प्रिपरेशन ऑफ चलान, CRPC 173 के मुताबिक चलान तैयार होगा। चलान जो है इंटरम भी हो सकता है इफ़ इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट, फाइनल चलान भी होगा जिसे कंप्लीट कहेंगे व्हेन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड। जी, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास इसी से रिलेटेड, जो ही ये काम हो जाता है चलान सबमिट हो गया, क्वेश्चन हमारे पास है कि इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो जिम्मेदारी है वो कब स्टार्ट हो जाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। जो ही चलान 173 की रिपोर्ट के मुताबिक सबमिट करवा दिया जाता है तो प्रोसिक्यूशन की जो ड्यूटी है वो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट होती है। पुलिस सबमिट चलान्स to magistrate of session court. Number 2, court takes cognizance under sections 190 to 193। जो ही चलान सबमिट करवा दिया जाएगा उसी के साथ प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी भी स्टार्ट हो जाएगी और कोर्ट को कोग्निजेंस भी मिल जाएगी अंडर सेक्शन 190 to 193 ऑफ CRPC 1898। Next point, accused is supplied copies of evidence, CRPC under section CRPC 241A to 265C। जो ही चलान सबमिट हो जाएगा प्रोसिक्यूशन का काम स्टार्ट हो जाएगा और कोर्ट को कोग्निजेंस मिल जाएगी, उसी के साथ अक्यूज्ड को कॉपीज सेंड कर दी जाएगी, इतला दे दी जाएगी कि ये तारीख पड़ी है, इस तारीख को आपने हाजिर होना है मुतल्लिका कोर्ट में। कोर्ट फ्रेम चार्ज, उसी के साथ कोर्ट की जिम्मेदारी क्या होगी, जो ही इसने कॉग्निजेंस ले लेनी है, चलान सबमिट हो गया, कॉग्निजेंस ले लिया है, कोर्ट ने ट्रायल स्टार्ट कर देना, यानी फ्रेम ऑफ चार्ज फ्रेम कर लिया जाएगा, उसी के साथ आगे ट्रायल स्टार्ट होने लगा है। प्रोसिक्यूशन इज यूजली कंडक्टेड बाय, जी अब ट्रायल स्टार्ट होने लगा जनाब, चार्ज फ्रेम हो चुका है, चलान सबमिट हो गया है, कॉपीज फॉरवर्ड कर दी गई हैं अक्यूज को। अब ट्रायल प्रोसेस इन क्रिमिनल कोर्ट्स, सबसे पहले सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट अक्यूज गेट्स, क्योंकि चार्ज फ्रेम होने से पहले पहले जो ही कॉग्निजेंस कोर्ट को मिल जाती है, कॉग्निजेंस के फ़ौरन बाद ही कोर्ट जो है वो कॉपीज़ फॉरवर्ड करवा देती है मुतल्लिका अक्यूज को। कौन कौन सी कॉपीज़ होंगी वो ज़रा सुन लें। FIR की कॉपी, विटनेस स्टेटमेंट होगी, मेडिकल रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक वगैरह। जी, उसी के साथ चार्ज फ्रेम हो गया है। चार्ज फ्रेम जो है सेक्शन 242 टू 265D ऑफ CRPC के मुताबिक चार्ज फ्रेम हो गया। कोर्ट एक्सप्लेन द चार्ज, जो ही तारीख के ऊपर अक्यूज आता है कोर्ट एक्सप्लेन करती है उस पर चार्ज जो लगा है और उससे पूछा जाता है अक्यूज प्लीड्स गिल्टी और नॉट गिल्टी, पूछा जाता है क्या आप इस जुर्म को मानते हैं कि नहीं, प्लीड गिल्टी और नॉट। अगर तो अपना अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी हो जाता है, मान लेता है मैंने ये किया है, कन्फेस कर लेता है, तो कन्विक्शन ऑर्डर हो जाएंगे कोर्ट की तरफ से कन्विक्शन के। अगर वो नॉट प्लीड गिल्टी करता है कि अपने चार्ज को नहीं मानता इस चीज़ को कि जनाब नॉट प्लीड गिल्टी, तो फिर प्रोसिक्यूशन से
डिमांड की जाएगी कि अपनी एविडेंस कंप्लीट करें, यानी एविडेंस पेश करें। ज़रा प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, विटनेसेस अपीयर वन बाय वन, अपने जो गवाहान है एक एक करके उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे। किस फॉर्म में, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस और री एग्जामिनेशन की सूरत में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड 342 के मुताबिक, सेक्शन 342 ऑफ CRPC 1898 के मुताबिक अक्यूज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। कोर्ट क्वेश्चन अक्यूज्ड ऑन एविडेंस, फिर कोर्ट जो है वो अक्यूज से जो इसके खिलाफ एविडेंस आई उसके मतलब क्वेश्चन भी पूछ सकती है और बाद में ये भी पूछ सकती है कि आया कि आपने कोई एविडेंस रिकॉर्ड करवानी है या एविडेंस को देनी है, डिफेंस एविडेंस के तौर पे अगर है तो बताएं, नहीं तो फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे बोथ साइड से, दोनों पार्टीज की तरफ से फाइनल आर्गूमेंट होंगे। फाइनल आर्गूमेंट सुनने के बाद जजमेंट प्रोनाउंस कर दी जाएगी। जी, अगला क्वेश्चन है कि जो ही हमने जजमेंट की बात की है, जजमेंट के अंदर क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ जजमेंट। जजमेंट के मुख्तलिफ मेन पॉइंट्स या जजमेंट किस बिहाफ पर दी जाती है, कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो जजमेंट के अहम पॉइंट्स हैं, जो स्केल्टन बने हुए हैं जजमेंट के लिए, वो कौन कौन से हैं, वो डिस्कस करते हैं आप। क्योंकि ये कहानी की शक्ल अख्तियार कर रही है ये जो सिलेबस हमारा, तो इंशाल्लाह कहानी की शक्ल में सुनेंगे तो इजीली कंसेप्ट क्लियर होगा। जी जनाब, इसमें जजमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास जो जजमेंट के CRPC सेक्शन 366 टू 371 सेक्शन है, इसके मुताबिक हम लोग इसको डिस्कस करने लगे हैं। 366 CRPC टू 371। जी, a judgment must contain number 1 points for determination, नंबर 2, मैं ज़रा सारे सीक्वेंस वाइज सारे पॉइंट्स बोलूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। सेकंड पॉइंट, डिसीजन ऑन ईच पॉइंट। थर्ड वन, रीजन फॉर द डिसीजन। नंबर 4, लॉ अप्लाइड a judgment may be conviction, accused found guilty beyond the reasonable doubt, sentence awarded. Acquittal, accused is given benefit of doubt, order for release. Compensations, court may order compensation to victims under section 545 CRPC. Last one point, right of appeal. Appeal lies to session, high or supreme court. अब जरा इसको डिटेल से बात कर लें इसके ऊपर। जी, हमने डिस्कस किया है कि जजमेंट के अहम पहलू, अहम पॉइंट्स क्या होते हैं जिसके बिहाफ के ऊपर एक जजमेंट होती है, टिकी होती है। पहले नंबर पे पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। एक जो केस है उसको स्टडी किया जाता है, उसके जो पिवट पॉइंट्स हैं वो निकाले जाते हैं। सपोज एक FIR आई है 302 की, ठीक है, उसमें 337 भी लगा हुआ है, 324 भी है, 324, 302 और 353 भी है। अब ये मुख्तलिफ जो दिफात हैं, सेक्शंस हैं PPC के, अब ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, इनके मतलब अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है कि ये जो FIR है इस किस सेक्शन के तहत काटी गई है, आया कि इनके पॉइंट्स कौन कौन से बनते हैं, इसके ऊपर वर्क किया जाएगा, पॉइंट डिटरमिन किए जाएंगे कि पॉइंट क्या क्या रहे हैं और इसमें रियलिटी क्या चल रही है, यानी कि एविडेंस किस तरफ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये पॉइंट डिटरमिन किए जा रहे हैं। जजमेंट का पहला पॉइंट। दूसरा इंग्रेडिएंट जो जजमेंट का है, दूसरा
डिसीजन ऑन एवरी पॉइंट, जोन जोन से भी पॉइंट निकाले गए हैं हर एक पॉइंट के ऊपर डिसीजन जज साहिब ने कोर्ट ने लेना है। आया कि ये पॉइंट ऐसे है या ऐसे है, हर पॉइंट को क्लियर उन्होंने करना है, यानी कि डिसीजन लेना है हर एक पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट, जो डिसीजन लिया गया है उसके मतलब रीजन कि आया कि मैंने ये डिसीजन लिया इस पॉइंट के मतलब ये ठीक है कि गलत है, वो रीजन भी लिखनी है। और आखिर पे जो मेन और क्या ले पिवट पॉइंट है वो है केस लॉ, यानी कि इस जैसा केस को माजी में जजमेंट जो है वो को रिलेट करना उसकी रोशनी में, और उसके बिहाफ पे या तो कन्विक्शन होगी या इक्विटल होगा। कन्विक्शन होगी तो सजा बियॉन्ड द डाउट ऑफ रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट ऑफ अक्यूज्ड गिल्टी। अगर इक्विटल होगा तो रिलीज। इसी के साथ जो हमारे पास जो ही इक्विटल कह लें या कन्विक्शन कह लें, अपील के राइट्स आ जाते हैं। फर्दर अपील लाइज करती है सेशन में भी, कोर्ट ऑफ सेशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जी, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन, ये पार्ट, ये सारा कंप्लीट हुआ। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसिंग। एक सज़ा जो है उसके मेन प्रिंसिपल क्या है, यानी सज़ा किस बिहाफ पे दी जाती है। कोर्ट किसी को अगर सज़ा देगी किस बिहाफ पे देगी, वो प्रिंसिपल क्या है, वो हमने डिस्कस करने हैं। ये क्वेश्चन है हमारा आज का। जी, पहले मैं मेन जो प्रिंसिपल्स हैं वो बता दूं, फिर उनको ब्रीफ करते हैं, ब्रीफिंग देते हैं, उसके ऊपर डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। जो पहला हमारे पास पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसिंग में, पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल। दूसरा, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंसेस। दूसरा प्रिंसिपल, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंसेस। तीसरा प्रिंसिपल, लेवल ऑफ हार्म। लेवल ऑफ हार्म, एक्चुअल, सादा अल्फाज में आप एक्चुअल एंड पोटेंशियल भी कह सकते हैं, लेवल ऑफ हार्म। चौथे नंबर पे मिटिगेटिंग एंड एग्रेवेटिंग फैक्टर्स। मिटिगेटिंग एंड एग्रेवेटिंग फैक्टर्स। पांचवें नंबर पे पर्पस ऑफ सेंटेंसिंग। इन अदर वर्ड्स यू कैन से फिलॉसफी ऑफ सेंटेंसिंग। छठे नंबर पे कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। सातवें पे स्टेचुटरी गाइडलाइन है, और आठवें पे लास्ट वन जो है सेंटेंसिंग इन होमिसाइड केसेस स्पेशल। जी, आप इनको ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है। पहला पॉइंट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंसेस में पहला प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनैलिटी का। प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं, वो ज़रा समझ लीजिएगा। की पॉइंट्स के अंदर कोर आइडियाज़ हैं। पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस ऑफ ऑफेंसेस, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह का ऑफेंस होगा सज़ा भी उसके मुताबिक होगी। अगर माइनर सा ऑफेंस है, सज़ा भी माइनर है। अगर हीनियस है तो सज़ा भी उसी के मुताबिक है। कोर्ट कंसीडर्स नेचर ऑफ ऑफेंस, वायलेंट, सेक्सुअल एटसेट्रा, मैक्सिमम एंड मिनिमम पनिशमेंट्स। कोर्ट ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, अगर कोई ऑफेंस सरजद हुआ है, अगर कोई एफआईआर किसी सेक्शन के मुताबिक हुई है, उसमें मैक्सिमम सज़ा क्या है और मिनिमम क्या है, ये कोर्ट का काम है। नेक्स्ट, पब्लिक इंटरेस्ट एंड सोशल इम्पैक्ट, और उस सज़ा से रिलेटेड या उस ऑफेंस से जो असर है मुआशरे के ऊपर क्या पड़ेगा,
उस ऑफेंस का और उससे जुड़ी हुई सज़ा का जो असर है वो मुआशरे पे क्या पड़ेगा। द मोर सीरियस ऑफेंस द ग्रेटर पेनल्टी, जितना सीरियस किस्म का ऑफेंस होगा उतनी ज़्यादा उसे सज़ा दी जाएगी। सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस इज नेक्स्ट पॉइंट हमारा। उसमें कोर्ट्स असेस सीरियसनेस बाय लुकिंग एट नंबर 1 अटेंशन और मेंस रिया। कोर्ट देखेगी कि ये जो ऑफेंस हुआ है इसमें इस अक्यूज का अटेंशन क्या थी, हर्ट करने की या किल करने की। मोटिवेशंस रिवेंज, ग्रीड, रिलीजियस हेट्रेड एटसेट्रा। प्लानिंग एंड premeditations, pre-planned crimes are treated more harshly than spontaneous action। इसमें ये वाज़ह किया कहा जा रहा है कि वो ऑफेंस जो एब्रप्टली यानी सडनली हुए उनकी निस्बत जो प्री प्लान ऑफेंस किए जाते हैं उनकी सज़ा ज़्यादा होगी। यूज़ ऑफ वेपन्स voluntarily of the victims, children's, etc. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है नंबर 3 लेवल ऑफ हार्म के मतलब बात कर रहे हैं। कोड असेस हार्म बिकॉज सीरियसनेस इज इक्वल टू कल्पेबिलिटी प्लस हार्म। हार्म इंक्लूड, हार्म में क्या क्या चीज़ आ जाती है? फिजिकल हार्म, साइकोलॉजिकल हार्म, इकोनॉमिक लॉस, सोशल हार्म, पोटेंशियल हार्म। आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑफेंस के अंदर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटेबल है। मिटिगेटिंग एंड एग्रवेटिंग फैक्टर्स जो है, मिटिगेटिंग क्या होते हैं? मिटिगेटिंग फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि आया कि ये ऑफेंस इस बंदे ने या अक्यूज ने किया है, पहली दफ़ा किया है और जो ये करने लगा था इसमें इसने मुकम्मल नहीं किया बल्कि अभी इब्तदाई स्टेज पे था। ये चीज़ें जो हैं ये नोट की जाएंगी। यंग है, बूढ़ा है, मेंटल स्ट्रेस था जिस वजह से, यानी कि इसमें इसकी बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखा जाएगा। आया कि ये फ्रेश है तो उसको उसके मुताबिक डील किया जाएगा। दूसरी साइड पे एग्रीवेटिंग जो फैक्टर्स हैं उसमें जो रेपिटिशंस ऑफ ऑफेंसेस है, यानी करेक्टर वाइज एक बंदे का क्रिमिनल करेक्टर होना, बार बार सजा भुगत के फिर वापस फिर ऑफेंस करना। क्रूल्टी, ब्रूटैलिटी, ऑफेंस कमिटेड इन पब्लिक इन प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन। पर्पस ऑफ सेंटेंसेस, मकसद क्या है? फिलॉसफीज को डिस्कस करें, सेंटेंसिंग फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफी ऑफ सेंटेंसिंग। डेटरेंट थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, एक्सपेंसिव रिहेबिलिटेशन थेरीज, ये मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज हैं जो यूज़ की जाती हैं सज़ा के तौर पे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी, स्टेट्यूटरी गाइडलाइन को भी मद्देनज़र रखा जाएगा इसके मुताबिक। तो इसमें हम लोग जनाब इसी के साथ हमारे पास जो प्रिंसिपल्स हैं मेन थे, ये 8 थे, वो मुकम्मल हुए। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स। कितनी किस्म की रिपोर्ट्स हैं पुलिस की, वो हमने डिस्कस करना है। पुलिस से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं उसमें रिपोर्ट्स जो हैं वो 3-4 जो मेन नज़र आ रही हैं। बाकी पहला सेक्शन 154 जो एफआईआर है, दूसरे नंबर पे 157 की जो रिपोर्ट है जिसमें अनसफिशिएंट एविडेंस से रिलेटेड है, और उसके बाद डीडीआर 172 और 172 ऑफ सीआरपीसी जो रोज़नामचे से रिलेटेड है, जो डेली डायरी रिपोर्ट के मुतल्लिक़ है। और उसके बाद जो क्रास में हमारे पास है वो सेक्शन 44
पुलिस रूल के मुताबिक, पुलिस ऑर्डर के। और लास्ट वन जो हमारे पास रिपोर्ट कह सकते हैं आप चालान की शक्ल में, वो 173 का चालान होता है, इस तरह ये। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर इनिशियल पुलिस रिपोर्ट्स होती है, दूसरे नंबर पे रिपोर्ट्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, तीसरे नंबर पे रिपोर्ट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये तो था आज का काम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इसको आप अच्छी तरह पढ़ें, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। ये सिलेबस हम लोग रोज़ाना की बेस पे डिस्कस करने लगे हैं, तो आप इसको कवर अप करें, पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हम इसको मज़ीद लेके चलेंगे आगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ हाज़िर होंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।